नमस्कार दोस्तों। तो भाई कल का आपने वीडियो देखा होगा, अच्छी कोशिश रही थी उसमें अच्छा करने की, लेकिन आज उससे भी अच्छा करने की कोशिश है। इस वीडियो में जो हमने पहले वाला वीडियो अपलोड कराया है उसमें आपको जो भारत का हमने मानचित्र बनाया वो शायद पूरा नहीं दिख रहा था, थोड़ी दिक्कत हो रही थी। अब की बार मैंने उस भारत के मानचित्र को पूरा बनाने की कोशिश की है। ठीक है, पूरा दिखाया है आपको और बढ़िया समझ में आएगा। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप शेयर करोगे तो हमारी भी थोड़ी जान पहचान बढ़ेगी, बढ़िया रहेगा। अपनी तरफ से वीडियो में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा बताने में। बाकी आपको पता ही है कि ऑफलाइन ऑनलाइन में कितना अंतर है। आपने ऑफलाइन भी करके देखा है मेरा और ऑनलाइन भी देख रहे हो। ऑफलाइन में मैं ज़्यादा कुछ समझा सकता हूँ, ऑनलाइन में मैं इतना नहीं समझा सकता हूँ। ऑनलाइन में तो आपको यदि कोई गलती बढ़ा रहा है तो वो भी ठीक है, बस सही है, क्योंकि आप उससे कुछ नहीं कह सकते। बाकी ऑफलाइन जो है उसमें आप तुरंत उसकी बात को पकड़ लेंगे कि आप ये गलत बोलते हैं। तो भाई कल जो आपने पढ़ा उससे आगे हम भारत भूगोल पर चर्चा करेंगे। भारत भूगोल का अध्याय पहला ही है, दूसरा नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आपकी ये रहनी चाहिए कि वीडियो को आप अंत तक देखें। आप इसे लिखें ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको देखें पूरा। आपने जब कल पढ़ा तो वो आपको एक बार अपने आप रिवाइज हो जाएगा यदि पूरी वीडियो देखोगे तो। वैसे इसमें उससे आगे चलेगा, आज जो कल मैं आपको पढ़ा के आया कोचिंग में उससे आगे चलेगा इसमें। तो भाई हमने कल जाना कि भारत के कैसे कैसे नाम पड़ते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नाम जम्बूद्वीप मिलता है, जिसके बारे में मैंने कहा ये भारत का सबसे प्राचीन नाम है, लेकिन इसकी मुझे ये नहीं पता कि कहाँ से लिया गया है। तो इसका उत्तर मेरे पास आ चुका है। ये जो जम्बूद्वीप नाम है ये हमें जैन और बौद्ध ग्रंथों में देखने को मिलता है। भारत का जो जम्बूद्वीप नाम है सबसे प्राचीन नाम, ये कहाँ देखने मिलता है या इसका उल्लेख कहाँ किया गया? जैन और बौद्ध ग्रंथ जो हैं, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ हैं उनमें भारत के लिए जम्बूद्वीप नाम का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो भारत के लिए जम्बूद्वीप नाम का प्रयोग या उल्लेख कहाँ हुआ है? जैन और बौद्ध ग्रंथों में हुआ है। इसका आंसर ये हो जाएगा जो आप कल कह रहे थे कि इसका उत्तर नहीं पता, मैंने ही कहा था। तो भाई आगे शुरू कर रहे हैं हम। मैंने आपको बताया था, बढ़िया सब कुछ दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर और चला जाता है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है, देशांतरी विस्तार की बात करते हैं। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? तो भारत का देशांतरीय विस्तार शुरू होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर और चला जाता है 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये चला जाता है। ठीक है, इसको मिनट क्यों लिखते हैं? जैसे 8 डिग्री 4 मिनट है, ये 8 डिग्री 4 मिनट है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4/60। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे करके इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 1/15। तो हम इसको लिख सकते हैं 8 सही 1/15 डिग्री। ठीक है, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ऐसा ही लिखा अच्छा लगता है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8 सही 1/15 डिग्री। लेकिन आपको ये याद रखना यही मिलता है, ये कहीं नहीं आता है। ठीक है, तो भाई भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पढ़ने से पहले आपको कुछ अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर जाना होगा। जो अक्षांश देशांतर रेखाओं का चैप्टर है विश्व भूगोल में, उसको थोड़ा जानना होगा, तो उसको हम जान लेते हैं। थोड़ा अक्षांश और देशांतर रेखाओं को हमें देखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक ग्लोब बना हुआ है हमारा, एक ग्लोब है। ग्लोब के बीचों बीच में से ये जो रेखा जा रही है
पश्चिम से पूर्व की ओर जो रेखा खींची हुई है इसको हम नाम देते हैं 0 डिग्री अक्षांश। जो पश्चिम से पूर्व की ओर, हमने सबसे पहले अपना ग्लोब बनाया और ग्लोब में जो पश्चिम से पूर्व की ओर ये रेखा है ये वाली, इसको नाम देते हैं 0 डिग्री अक्षांश। सवाल आता है कौन सी रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ये हमारी पृथ्वी है और इसको दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांट रही है, 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश ही नहीं है कि मान लो एग्जाम में आपको 0 डिग्री अक्षांश ही नाम दे, इसके बहुत सारे नाम हैं, तो इसके नाम भी सुन लो कौन कौन से हैं। इस पहले तो सबसे पहले आपका यही नाम हो जाएगा, इसको कह दिया हम मैंने 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, इसका कोई मान नहीं है 0 डिग्री अक्षांश। इसका और नाम देख लेंगे हम, भूमध्य रेखा हो जाएगा इसका नाम, भूमध्य रेखा। और नाम देख लो विषुवत रेखा हो जाएगा, विषुवत रेखा। महान विरत, महान विरत, ठीक है, इंग्लिश में इसको इक्वेटर बोलते हैं। तो ये सब इसी के नाम हो जाएंगे। जरूर नहीं है कि आपको वहां पर यही लिख के दे कि भाई 0 डिग्री अक्षांश है या फिर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, कोई सा भी नाम मिल सकता है, सबको आप अपनी नजर में रखिए। तो भूमध्य रेखा कहो, विषुवत रेखा कहो, महानविरत कहो, 0 डिग्री अक्षांश कहो, ये सभी इसी रेखा के नाम है और ये रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, पृथ्वी के बीचों बीच में से ये गुजरती है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है, बल्कि हमारी पृथ्वी पर खींची गई या मानी गई काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। पूछा जाए कि पृथ्वी पर कितने प्रकार की काल्पनिक रेखा खींची गई हैं, 2 प्रकार की, कौन कौन सी, नंबर 1 अक्षांश, नंबर 2 देशांतर, ठीक है। तो हम पहले किसके बारे में जान रहे हैं, अक्षांश रेखाओं के बारे में जान रहे हैं, ठीक है। तो वही अक्षांश रेखाओं में मैंने कहा कि सबसे पहले हमने पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटकर एक रेखा खींच दी। इस रेखा के जो ऊपर वाला भाग है, जो उत्तर वाला भाग है, उसको क्या बोलते हैं, इस वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध का अर्थ तो सभी समझ रहे हैं, आप रीजनिंग पढ़ते हैं तो आप रीजनिंग में देखा होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, रीजनिंग में यहाँ पर उत्तर होता है, यहाँ पर दक्षिण होता है, यहाँ पर आपको पश्चिम देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको पूर्व देखने को मिलता है, ठीक है। तो वही है ये 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर यानी कि उत्तर में, मान लो 0 डिग्री अक्षांश उत्तर में कौन सा है, उत्तरी गोलार्ध जो कहते हैं गोले का आधा। गोलार्ध नाम कहाँ से आया है, ये पूरा गोला है और गोले का आधा क्या होगा, गोलार्ध, ठीक है। अब ये उत्तरी यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर वाला, ऊपर क्या है, ऊपर उत्तर है, ऐसे विषुवत रेखा के नीचे क्या है, दक्षिणी, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध, ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। अब यहां से सवाल आता है कि भारत किस गोलार्ध में है, कि भारत किस गोलार्ध में है। तो आपको एक छोटा सा पॉइंट याद रखना है, हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है वो उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है, वो उत्तरी गोलार्ध में। अभी इसका मेन उत्तर बताऊंगा क्या है, ठीक है। यदि हम इस रेखा के अनुमान से देखते हैं या हम कह सकते हैं कि अक्षांश रेखाओं के अनुमान से हमारा भारत उत्तरी गोलार्ध में है। अभी कुछ भी याद नहीं रखना है, इससे आगे हम रिजल्ट निकालेंगे उत्तरी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में है, जो भी है, ठीक है। अब थोड़े समय के लिए इन्हें मिटा देते हैं। इस विषुवत रेखा के ऊपर, ठीक है, कोई भी चीज पूरे 360 डिग्री की होती है, कोई भी गोला है, कोई भी गोला है वो 360 डिग्री उसका मान होता है। और ये क्या है, ये क्या है, कोई भी गोला है वो 360 डिग्री उसका मान होता है। और यदि हम इस गोले की बात करें तो आपको लग रहा होगा कि ये आधा है, तो आप कहेंगे इसका मान 180 होना चाहिए, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ये जो रेखा है ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम रही है। ऐसा नहीं है कि ये आधा ऐसे है, ये चारों तरफ घूम रही है, इसके 4 भाग हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, प्रत्येक भाग 90 डिग्री का माना जाता है। तो आपको क्या करना है, इस विषुवत रेखा को पहले हम देख लेते हैं कि कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं। सबसे पहले हमने विषुवत रेखा खींच दी, ऊपर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध। अब
इस विषुवत रेखा के समांतर थोड़ा बहुत भाई, अब बिल्कुल तो यहाँ पे समांतर नहीं खींच पाएंगी रेखा, तो आपको मान लेना है कि ये समांतर ही खींची हुई है, क्योंकि हम यहाँ पे स्केल से नहीं खींच रहे हैं। कोशिश कर सकते हैं बस। ठीक है, ऐसे दक्षिण में भेज देते हैं। ये हमारी 0 डिग्री है, पहचान करने के लिए इसको थोड़ा ऐसा कर देते हैं। तो अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? सबसे पहले अक्षांश रेखाओं को आप कैसे परिभाषित करेंगे? अक्षांश रेखा किसे कहेंगे? तो अक्षांश रेखाओं की सिंपल परिभाषा है कि विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की उत्तर व दक्षिण में, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के उत्तर व दक्षिण में, उत्तर व दक्षिण में समांतर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में समांतर अर्थात समान अंतर पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। या फिर इनकी एक दूसरी परिभाषा है भूगोल की परिभाषा के रूप में या भूगोल की भाषा के रूप में, कि विषुवत रेखा से नापी गई कोणीय दूरी को, विषुवत रेखा से मान लो मैंने यहाँ से, ये विषुवत रेखा है, यहाँ से कोई दूरी मापी, ये वाली रेखा की दूरी मापी, और इसका जो मान आता है वो कितना आया, इसका मान आया, मैंने अपने पास से मान लिया इसका मान आया 30 डिग्री। ठीक है, इसका मान आ गया 30 डिग्री। तो मैं वही कह रहा हूं कि विषुवत रेखा से मापी गई कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा को, ठीक है, अब इधर हमने नापी, हमने इधर भी नाप दिया और इधर भी हमने नापा, तो इसका मान कितना आ गया, इसका मान इधर भी कितना 30 आया। अब इन दोनों को हमने मिला दिया, इन दोनों को हमने मिला दिया ऐसे करके। ठीक है, तो ये परिभाषा बन रही है कि विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में मापी गई कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। या आप सरल भाषा याद रख सकते हैं, विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में मापी गई, विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में समान अंतर पर खींची गई रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। दूसरी परिभाषा यह, विषुवत रेखा के उत्तर व दक्षिण में मापी गई कोणीय दूरी को मिलाने वाली रेखा को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ये अक्षांश रेखाओं की परिभाषा है। ठीक है, अब प्रत्येक अक्षांश रेखा समान अंतर पर खींची जाती है, प्रत्येक अक्षांश रेखा समान अंतर पर खींची जाती है। मान लो यदि यह 0 डिग्री है तो यहाँ पर होगा 1 डिग्री, यहाँ पर होगा आपका 2 डिग्री, यहाँ पर होगा 3 डिग्री, ऐसे ही करके लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक है, ये यानी उत्तरी गोलार्ध जो होता है 90 डिग्री का और दक्षिण गोलार्ध होता है ये भी 90 डिग्री का। ठीक है, उत्तरी व दक्षिण गोलार्ध प्रत्येक गोलार्ध 90-90 डिग्री के होते हैं। और जैसे मैंने भी आपको बताया कि यहाँ पे 1 डिग्री, यहाँ पे 2 डिग्री, यहाँ पे 3 डिग्री, ऐसे ही हम ऊपर को चले जाएंगे। यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे हो जाता है 50 डिग्री, यहाँ पे हो जाता है 60 डिग्री, और ऐसे करके लास्ट में यहाँ पे बहुत सारे रेखा है तो यहाँ पे लास्ट में आता है आपका 90 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार दक्षिण में ये मान लिया 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, और ऐसे करके ये 50 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और अंत में करके यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा, अंत में करके ये वाली जो रेखा हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 90 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही ये वाली रेखा कितनी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी 90 डिग्री। ओके, इधर भी ऐसे देखने को मिलेगा आपको, ये 1 डिग्री हो जाएगी, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री हो जाएगी, ये मान ली हमने 50 डिग्री और ये मान ली 60 डिग्री। ठीक, और अंत में हो जाएगा 90 डिग्री। दक्षिण में भी कर देते हैं,
ये हो जाएगी 60 डिग्री, ये हो जाएगी 50 डिग्री, ये मान ली 3 डिग्री, 2 डिग्री मान ली, और ये हो जाएगी 1 डिग्री। ठीक है, तो ये जो अक्षांश रेखा खींची जाती है समान अंतर पर खींची जाती हैं। और उत्तरी गोलार्ध जो होता है कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। दक्षिण गोलार्ध 90 डिग्री का होता है। और प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 1 डिग्री होती है। ठीक है, प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है वो 1 डिग्री होती है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा से जब प्रत्येक 1 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींची जाएगी और ये वाला गोलार्ध होगा 90 डिग्री का, तो इस वाले गोलार्ध में या उत्तरी गोलार्ध में कुल कितनी अक्षांश रेखा हो जाएंगी? भाई विषुवत रेखा से उत्तर व दक्षिण में प्रत्येक 1 डिग्री पर अक्षांश रेखा खींची जाती है, तो 90 डिग्री में कितनी अक्षांश रेखा हो जाएंगी? तो 90 डिग्री में विषुवत रेखा के उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखा हो जाएंगी? उत्तरी गोलार्ध में हो जाएंगी 90 डिग्री, यानी कि 90 अक्षांश रेखा हो जाएंगी। इसी प्रकार दक्षिण में भी प्रत्येक 1 डिग्री पर खींची जाती है और पूरा गोलार्ध जो कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। दक्षिण गोलार्ध कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में कितनी हो जाएंगी? इसी प्रकार दक्षिण गोलार्ध में भी 90 अक्षांश रेखा हो जाएंगी, 90 डिग्री का हो जाएगा दक्षिण गोलार्ध। ठीक है, 90 अक्षांश रेखा। अब यदि हम अक्षांश रेखाओं की गिनती करने लगे, गणना करने लगे, तो गणना करेंगे कैसे? भाई 1 डिग्री पे है और ये पूरा 90 डिग्री का है, तो उत्तरी गोलार्ध में कितनी हो गई? 90 हो गई उत्तरी गोलार्ध में। इसी प्रकार 90 कितनी दक्षिणी गोलार्ध में? कुल कितनी हो गई? 180। हमने गणना करी 90 उत्तरी गोलार्ध में, 90 दक्षिण गोलार्ध में, कुल कितनी हो गई? 180। लेकिन क्या आपने ये वाली रेखा गिनी है जो 0 डिग्री है? इससे ऊपर गिनी है 90 और इससे नीचे गिनी है 90 उत्तरी गोलार्ध की, 90 दक्षिण गोलार्ध की। ये वाली रेखा अभी हमारी नहीं गिनी गई है जो हमने सबसे पहले खींची थी। तो आप इसमें एक और जोड़ देंगे, यानी कि हमारी इसमें विषुवत रेखा और जुड़ जाएगी। तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर आ जाएगा 181। विषुवत रेखा और जुड़ जाती है। अब ध्यान देने वाली बात है, यदि आपसे सवाल आ रहा है कि कुल अक्षांशों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है, सवाल आया कि कुल अक्षांशों की संख्या ज्ञात करो, कुल अक्षांशों की संख्या ज्ञात करो, तो आपको जवाब देना है 181। ये बिल्कुल सही जवाब है। कुल अक्षांश पृथ्वी पे कितने होते हैं? तो 181 होते हैं। ठीक है, लेकिन यदि वो पूछ रहा है कि अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी, कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी, तो आपका जवाब 181 नहीं होना चाहिए। अक्षांश रेखाओं के लिए 181 उत्तर नहीं होगा, ये गलत उत्तर है। अक्षांश रेखाओं के लिए इसमें से 2 घटा देंगे, -2 कर देंगे और जवाब देंगे 179। ठीक है, कभी कभी पेपर में 180 जवाब आता है, वास्तव में ना तो वो कुल अक्षांशों की संख्या सही है और ना ही वो कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या सही है। अक्षांशों की कुल संख्या जो बिल्कुल सही आती है वो 181 आती है और अक्षांश रेखाएं जो है वो 179 हैं। अब ये हमने 2 क्यों घटाया, इसको भी सुन लो। अभी आपने देखा कि 0 डिग्री से प्रत्येक 1 डिग्री पर कुल कितनी रेखाएं हैं? यहाँ तक 90। इसी प्रकार 90 दक्षिण में है। जब 1 डिग्री पर रेखा जा रही है तो यहाँ पर एक रेखा खींची होगी हमने, यहाँ पे हमने एक रेखा खींची जिसका मान होगा कितना? 89। जब 90 है तो जिसकी जो मान होगा वो होगा 89 डिग्री और लास्ट में ये हो जाएगी 90 डिग्री। अब जब हम 89 वाली रेखा को खींचेंगे तो ये जो रेखा है जो मैं दिखा रहा हूं खींच के, क्या ये हमको खींचनी पड़ेगी? सबसे ऊपर वाली रेखा क्या हमको खींचनी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं खींचनी पड़ेगी, क्योंकि ये क्या है, जब हम मान लो ऐसे करके ये है, अब हमने ये वाली रेखा, ये विषुवत रेखा है, हमने ये वाली रेखा खींची, इसका जो मान है ये 89वीं रेखा है, 89। अब जब हम 89 जैसे ही खींचते हैं तो अपने आप हमें 90 मान की जो रेखा है वो अपने आप खींच जाएगी, हमें उसे खींचने की जरूरत नहीं होगी। जो पृथ्वी की आधार रेखा है वो अपने आप 90 डिग्री मान वाली रेखा का रूप ले लेगी। इसी प्रकार दक्षिण में जब हम जैसे ही दक्षिण में खींचेंगे, मान लो इसका मान है 89,
तो ये वाली जो रेखा है ये अपने आप 90 डिग्री का मान का रूप ले लेगी। अब क्या हमने इसको खींचा? नहीं खींचा। ये तो पृथ्वी के आधार बिंदु है, हमारा जो ग्लोब है उसके दो ये बिंदु हैं, ये हमने खींचे नहीं है, बल्कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो खींची हुई जो है उनकी गणना की जाएगी, इनकी गणना नहीं की जाएगी। इसीलिए एक इस बिंदु को और एक इस बिंदु को, दोनों को कुल अक्षांशों में से माइनस कर देंगे। अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 आएगी। 180 यदि एग्जाम में आता है और 179 भी आता है तो आपको 179 ही सेलेक्ट करना है, 180 सेलेक्ट नहीं करना है। मान लो 180, 81 और 79 में से केवल 180 और कोई भी अदर क्वेश्चन मतलब अदर विकल्प हैं इनसे हटके हैं तो आप फिर 180 सेलेक्ट करेंगे। यदि इनमें कोई सा आ रहा है और अक्षांश रेखा पूछ रहा है तो 179 देंगे, जवाब 180 गलत है। तो ये हुई अक्षांश रेखाओं की बात, हमने थोड़ा सा ही चर्चा की है इन पे, जब इनका चैप्टर चलेगा तब बात करेंगे। अब हम भारत के जो विस्तार है, भारत का जो विस्तार है हम उसको देख लेते हैं। भारत का जो विस्तार है, अक्षांश विस्तार, अब हम उसको देख लेते हैं। कभी कभी सवाल आता है कि क्या अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समांतर होती है? तो बिल्कुल ठीक बात है, अक्षांश रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो समांतर होती है, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो समांतर नहीं होती है। वो समांतर नहीं होती है, क्यों नहीं होते हैं ये भी अभी आप देखेंगे। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समांतर होती है और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समांतर नहीं होती है। तो भाई अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसको एक नाम देते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को एक नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं कटिबंध। कटिबंध सवाल आए अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को हम कटिबंध कहते हैं। ओके, चलो अब भारत का अक्षांश विस्तार देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है, उत्तरी का अर्थ तो सभी समझते हैं, विषुवत रेखा से ऊपर ही है। ठीक है, भारत का जो विस्तार है वो विषुवत रेखा से ऊपर ही होगा। कितना ऊपर होगा अब आप एक नजर देख लीजिएगा। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें विषुवत रेखा से उत्तर में कुल 90 अक्षांश रेखाएं हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में कुल कितनी अक्षांश रेखाएं जानी आपने? इसमें ऊपर 90 अक्षांश रेखाएं हैं। अब इन 90 अक्षांश रेखाओं में प्रत्येक अक्षांश रेखा 1 डिग्री पर है। पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 6 डिग्री, फिर 7 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री तक ऊपर है। ठीक है, पहले 1 डिग्री आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी, ऐसे ही 90 तक जाएंगी ऊपर तक। ठीक है, अब इनमें जब प्रत्येक 1 डिग्री पर है तो एक ऐसी रेखा आएगी जिसका मान 8 डिग्री होगा। आएगी या नहीं आएगी? भाई ये प्रत्येक 1 डिग्री पर है तो पहले 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, फिर 5 डिग्री, फिर 6 डिग्री, फिर 7 डिग्री, फिर 8 डिग्री। तो जो 8 डिग्री आएगी हम उस समय के लिए इस वाली रेखा को हम अपने पास से, सॉरी हम थोड़ा नीचे चलते हैं, इस वाली रेखा को हम अपने पास से 8 डिग्री मान लेते हैं। तो जहां पर 8 डिग्री रेखा आती है वहीं से भारत का विस्तार जो है शुरू होता है। ठीक है, मान लेते हैं हम ये है भारत का विस्तार, ये रहा भारत का विस्तार। ठीक है, यहां से हमारा भारत शुरू होता है। उत्तरी कह रहा है इसलिए हम ऊपर ले रहे हैं। यदि यहाँ पे दक्षिणी कहता कि 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिण है तो हम ऊपर नहीं चलते बल्कि हम दक्षिण गोलार्ध में चलते। वो उत्तरी कह रहा है इसलिए हमें उत्तरी गोलार्ध में चलना पड़ रहा है। तो यहाँ से 8 डिग्री वाली जो रेखा है वहां से भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है अर्थात कन्याकुमारी जो कि तमिलनाडु में है, भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ध्यान से सुनना, मैं मुख्य भूमि बोल रहा हूँ, वैसे बिंदु अभी बताऊंगा। तो यहाँ से वो शुरू होता है 8 डिग्री वाली रेखा से और उत्तर की ओर भारत का विस्तार चला जाता है। कहाँ तक? उत्तर की ओर भारत का जो विस्तार है वो कहाँ चला जाता है?
वो चला जाता है 37.6 डिग्री तक। ठीक है, मान लेते हैं कुछ समय के लिए कि ये वाली जो रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ठीक है, कुछ समय के लिए मान लिया हमने कि ये वाली जो रेखा है, ये वाली, इसका मान कितना है, 37 डिग्री है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि विषुवत रेखा से ऊपर प्रत्येक 1 डिग्री पर एक ऐसी आएगी जिसका मान 8 डिग्री होगा, इसके ऊपर 9 होगा, फिर 10 होगा, फिर 11 होगा, फिर 12 होगा। ऐसे ही एक रेखा ऊपर जाकर ऐसी आएगी जिसका मान होगा 37 डिग्री, जिसका मान 37 डिग्री होगा। तो जहां पर 37 डिग्री वाली रेखा आएगी वहीं तक उत्तर में भारत का विस्तार है। हम कह सकते हैं कि दक्षिण में, यानी कि नीचे से 8 डिग्री से लेकर और उत्तर की ओर 37 डिग्री तक भारत का विस्तार माना जाता है। ये मोटे तौर पर आपको समझाने के लिए है। ठीक है, 8 डिग्री उत्तरी से लेकर 37 डिग्री के बीच भारत का विस्तार है। इन रेखाओं के बीच में भारत जो है, जो ये हमारा भारत है, यहाँ से ऐसे ऊपर की ओर ये इन रेखाओं के बीच में जा रहा है। ठीक है, वास्तव में भारत का विस्तार कितना बताया मैंने, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो आपको ये याद रखना है कि भारत का जो, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। ठीक है, अब 8 डिग्री जो 4 मिनट है, ये किसकी वैल्यू है? 8 डिग्री जो 4 मिनट है ये कहाँ स्थित है? ये भारत की जो कह सकते हैं, ये 8 डिग्री 4 मिनट जो मान है, ये भारत के किस स्थान का है? तो ये कन्याकुमारी का है। कन्याकुमारी, कैप मोरिन बोलते हैं जिसे, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। ठीक है, जो कन्याकुमारी है, भारत का सब मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ पे ये वाला जो बिंदु है इसको बोल रहे हैं हम कन्याकुमारी। यहाँ से, जहाँ से दक्षिण भारत शुरू होता है, भारत की मुख्य भूमि जहाँ से शुरू होती है, उसका जो मान है कितना है? उसका मान है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, और ऐसे करके फिर भारत ऊपर को जा रहा है, भारत से ऐसे अक्षांश रेखाएं गुजर रही हैं, और उत्तर में जाकर जहाँ कश्मीर आता है, पाक अधिकृत क्षेत्र कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जाकर भारत का विस्तार 37 डिग्री 6 मिनट पर खत्म हो जाता है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी से शुरू होता है और उत्तर में जाकर 37 डिग्री 6 मिनट पर समाप्त हो जाता है। जो 37 डिग्री 6 मिनट है, यहाँ जो स्थान है उसे आप इंदिरा कौल बोलते हैं। ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट जो है ये जम्मू कश्मीर में है और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है जिसे आप इंदिरा कौल बोलते हैं। ठीक है, अभी लिखवाए जाएंगे बिंदु भी। अब यदि हम इन अक्षांश रेखाओं का हम अंतर करके देखें, भारत का हम यदि अक्षांश से विस्तार का अंतर करके देखें कितना है, तो आप इनमें से घटा देंगे 37 डिग्री में से, 37 डिग्री 6 मिनट में से आप घटा देंगे 8 डिग्री और 8 डिग्री 4 मिनट घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? तो लगभग आएगा 29 डिग्री 2 मिनट। 29 डिग्री 2 मिनट भारत का अक्षांशीय विस्तार है, अक्षांशीय अंतर। ठीक है, भारत के अक्षांशीय विस्तार या अक्षांशीय अंतर कितना है पूछा जाए तो भारत का अक्षांशीय अंतर हो जाएगा 29 डिग्री 2 मिनट। ठीक है, ये भारत का आपने जाना अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, ये आगे अंतर लगभग 30 डिग्री आप याद रख सकते हैं। याद रहे, अक्षांश रेखाओं का जो प्रयोग किया जाता है, अक्षांश रेखाएं जो काम में आती हैं वो किस काम में आती हैं? वो दूरी ज्ञात करने के लिए काम में आती है, जबकि देशांतर रेखाएं किस काम में आती हैं? देशांतर रेखाएं काम आती हैं समय निर्धारित करने के लिए। किसी भी देश का समय निकालने के लिए हम देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं, जबकि अक्षांश रेखाओं का प्रयोग हम दूरी निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, अब हम इसको मिटा देते हैं। अब हम भारत का देशांतरीय विस्तार और देशांतर रेखाओं पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देशांतर रेखाएं,
तो भाई ये हमारी अभी बताया मैंने आपको 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अक्षांश रेखा पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाती है, ये सदैव याद रखना है। ये हमारी 0 डिग्री है। जिस प्रकार हमने पृथ्वी को ऐसे 2 भागों में बांटा है, उसी प्रकार अब हम देशांतर रेखाओं पर चर्चा कर रहे हैं। उसी प्रकार देशांतर रेखाओं में भी हम पृथ्वी को उत्तर से दक्षिण की ओर 2 भागों में बांटते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर उसी प्रकार हम पृथ्वी को 2 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, ये जो रेखा मैंने खींची है इसको नाम देते हैं 0 डिग्री देशांतर। इसको क्या नाम दिया जाता है? 0 डिग्री देशांतर, इसे नाम दिया जाता है। अब जो 0 डिग्री देशांतर है इसका भी एक और नाम है, जिसे बोलते हैं प्रधान यामांतर रेखा। प्रधान यामांतर रेखा, ये 0 डिग्री देशांतर का दूसरा नाम है, प्रधान यामांतर रेखा। अब अभी आपने जाना कि अक्षांश रेखाएं समांतर खींची जाती हैं, लेकिन देशांतर रेखाएं समांतर नहीं खींची जाती, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कैसे? देशांतर रेखाएं कुछ इस प्रकार खींची जाती हैं। कह सकते हैं कि इनके जो बीच की दूरी होती है, इन्हीं 2 देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी होती है वो बराबर नहीं होती है। किन्हीं 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी आप बराबर नहीं देखेंगे, बल्कि इनके जो बीच की दूरी होगी वो ध्रुवों पर कम होगी और विषुवत रेखा पर सबसे अधिक होगी। ठीक है, ये जो है, ये जो बिंदु है जहाँ पर ये मिल रही है, इनको हम ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाला बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है, इसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, नॉर्थ पोल। ठीक है, इसको हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। मैंने यहाँ पे नॉर्थ पोल के लिए N लिख दिया है। और जो सबसे दक्षिण वाला बिंदु है, इसको हम साउथ पोल बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने S लिख दिया है। इन सभी रेखाओं को, अर्थात ये जो रेखा है, हम इसको भी डैश डैश कर देते हैं, जो हमने अभी आपको बताइए देशांतर रेखा है, ताकि हमको ये पहचान रहे इसकी। ये हमारी विषुवत रेखा है, इसकी तो पहचान अलग हो रही है। तो इन सभी, जिस प्रकार आपने जाना कि भाई भूमध्य रेखा विषुवत रेखा का ही नाम है, 0 डिग्री अक्षांश का ही नाम है, इसी प्रकार जो देशांतर रेखाएं हैं इनका एक नाम आता है जिसको बोलते हैं यामांतर रेखाएं। यामांतर रेखाएं, इन्हें यामांतर रेखाएं कहते हैं, देशांतर रेखाओं को। ठीक है, और इन यामांतर रेखाओं में जो प्रधान रेखा है अर्थात 0 डिग्री देशांतर, इसे नाम दिया जाता है प्रधान यामांतर रेखा, क्योंकि इनमें जो 0 डिग्री है, जिस प्रकार विषुवत रेखा यहाँ पर मुख्य है अक्षांश रेखाओं में, इसी प्रकार देशांतर रेखाओं में ये 0 डिग्री देशांतर मुख्य है या इन सब की प्रधान है, इसलिए इसको नाम देते हैं यामांतर प्रधान रेखा। किसका नाम है? 0 डिग्री देशांतर का। बाकी देशांतर रेखाओं को क्या नाम दिया जाता है? यामांतर रेखाएं, इनको हम कहते हैं। ठीक है, अब देशांतर रेखाओं की हमने बात करी, इनके नामों की बात करी, अभी हम इनकी गणना भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बात बता दें। इस 0 डिग्री देशांतर के पूर्व वाला भाग, इधर क्या है? पूर्व है रीजनिंग के हिसाब से, और इधर क्या है? इधर पश्चिम है। तो इसके पूर्व वाला ये जो पूरा पार्ट है उत्तर से दक्षिण तक, इसको कुछ समय के लिए भूल जाइए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है यहाँ पे विषुवत रेखा से। ये पूरा वाला जो भाग है, इधर पूर्व वाला ऊपर से नीचे तक का जो भाग है, इसको हम नाम देते हैं पूर्वी गोलार्ध। इसको कहते हैं पूर्वी गोलार्ध। और इधर वाला पश्चिम वाला जो भाग है, इसको नाम देते हैं हम पश्चिम गोलार्ध। इसको कहते हैं पश्चिम गोलार्ध, ये वाला है, और पूर्वी गोलार्ध जो है वो ये वाला है। ठीक है, अब हमारे पास पूर्वी गोलार्ध भी मिल गए, और अब हमारे पास इससे पहले आपको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध देखे आपने, अब पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध देखे। अब यहाँ पर कुछ समय के लिए हम भारत किस गोलार्ध में है इस पर बात कर लेते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, अर्थात भारत इससे ऊपर है। अब हमें ये देखना है भारत इससे ऊपर है, यहाँ पे है भारत या फिर यहाँ पे है भारत, क्योंकि ये तो निश्चित कर दिया हमने पहले कि भारत उत्तरी गोलार्ध में, लेकिन भारत उत्तरी गोलार्ध में इस वाले भाग में है, पूर्वी भाग में है या फिर पश्चिमी भाग में है। तो आपको याद रखना है
कि भारत अक्षांशों के अनुमान से, जब ये आपने देखा अक्षांशों के अनुमान से भारत कहाँ पे था, उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है। अब हम देख रहे हैं देशांतर रेखाओं के अनुमान से कि देशांतर रेखाओं के अनुमान से भारत यहाँ पे इस वाले गोलार्ध में है या फिर इसमें है। तो देशांतर रेखाओं के अनुमान से भारत जो है वो किस में है, वो पूर्वी गोलार्ध में है, अर्थात भारत इस वाले भाग में है। अब ये तो निश्चित होगा कि यहाँ से ऊपर है और इसमें है, ठीक है। तो हम दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में या उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। आपसे पूछा जाए भारत किस गोलार्ध में है, तो आपका जवाब होगा भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। लेकिन यदि वो स्पेशल लिख के दे रहा है कि अक्षांशों के अनुमान से या अक्षांशों के आधार पर भारत को आप किस गोलार्ध में रखेंगे, तो आपको उत्तर बताना है। अक्षांशों के हिसाब से भारत को हम उत्तरी गोलार्ध में रखेंगे। और स्पेशल कह रहा है देशांतर रेखाओं के हिसाब से कहाँ रखेंगे, तो देशांतर रेखाओं के हिसाब से हम भारत को कहाँ रखेंगे, पूर्वी गोलार्ध में रखेंगे। और ऐसे ही दे रहा है कि भारत किस गोलार्ध में है, तो आप कहोगे उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। ये हम भारत की स्थिति भी जान गए। देशांतर रेखाएं हमने आपको बता दी कैसी है। अब हम देशांतर रेखाओं में आपको याद रखना है कि कभी भी दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं होती है। अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर जरूर होती है, परंतु दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी बराबर नहीं होती है। आपको ये दिख भी रही होगी। मान लो ये हम दो रेखा ले लेते हैं, तो आपको सबसे ज्यादा दूरी जैसे ये है, आपको सबसे ज्यादा दूरी यहाँ पर दिख रही है इनके बीच में। लेकिन क्या आपने देख रहे हैं, ये ध्रुव बोले जाते हैं, इनको दक्षिणी ध्रुव, इसको उत्तरी ध्रुव। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये इनके जो बीच की दूरी है ये कम हो रही है, ठीक है। ऐसे ऊपर में जा रहे हैं तो ये कम हो रही है। तो ऐसे कहते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है वो सबसे अधिक होती है कहाँ पर, विषुवत रेखा पर। सबसे अधिक विषुवत रेखा पर और सबसे कम होती है ध्रुवों पर, ठीक है। और ऐसे कह सकते हैं कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी विषुवत रेखा से यदि हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो दूरी क्या होगी, घटेगी। ऐसे देख लो, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे दूरी घटेगी, लेकिन ध्रुवों से हम चलते हैं विषुवत रेखा की ओर तो दूरी बढ़ती है। ध्रुवों से हम विषुवत रेखा की ओर चलते हैं तो दूरी बढ़ती है, ठीक है। तो पूछा जाए देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घटती है या फिर बढ़ती है, तो ध्रुव कह रहा है ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाएंगे तो बढ़ेगी, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर आएंगे तो घटेगी, ठीक है। एक और बात, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को, जैसे भी आपने जाना अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं, इसी प्रकार देशांतर रेखाओं के जो बीच की दूरी है उसे क्या कहते हैं, उसे गौरे कहते हैं। गौरे, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गौरे कहते हैं। अब देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, ठीक है। अब से पहले जो आप अक्षांश रेखा पढ़ रहे थे, जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पूरे गिलोब पर, जैसे गिलोब है, इस पूरे गिलोब पर ऐसे चारों तरफ फैली हुई है, ठीक है, चारों तरफ उस पर लिपटी हुई है जो अक्षांश रेखाएं हैं। लेकिन जो ये देशांतर रेखा ये चारों तरफ नहीं है, ये ऐसे है। जैसे आप खरबूजे को देखते हो, खरबूजा आपने देखा होगा, खरबूजे में जो वो किनारी होती हैं, जो लाइनें होती हैं, इसी प्रकार है हमारी पृथ्वी पर जो देशांतर रेखाएं हैं। जबकि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो पृथ्वी के चारों तरफ इस तरीके से हैं, ठीक है। तो इनकी जो संख्या होती है, जो पूरा पूर्वी गोलार्ध है, 0 डिग्री देशांतर से पूर्वी वाला भाग, ये कितने डिग्री का होता है, कोई भी गोल वस्तु हो वो उसका मान 360 का होता है। और इस पर ऐसे भी है, इसके दूसरी तरफ भी ऐसे करके लिपटी हुई है, तो ये 180 डिग्री का हो जाएगा। इसी प्रकार 180 डिग्री का ये हो जाएगा। तो इनमें कोई भी कंफ्यूज नहीं है। इनकी जो संख्या होती है कितनी होती है, देशांतर रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर कितनी होती है, तो देशांतर जो रेखा होती हैं वो पृथ्वी पर 360 होती है, ठीक है। इनमें आपको कोई भी कंफ्यूज नहीं है। देशांतर रेखाओं की संख्या पृथ्वी पर 360 होती है। और जो 0 डिग्री देशांतर है, ये 0 डिग्री क्यों माना गया है, इसे हुआ ऐसा कि इनकी गणना करने के लिए सभी देशों ने एक समझौता किया कि भाई कोई ऐसी एक रेखा मान लो जिसका मान 0 हो और जहां से हम इन देशांतर रेखाओं की संख्या को गिन सकें। तो ये 0 डिग्री इस रेखा को माना है, 180 इधर होता है, 180 इधर होता है। एक और बात, जो 180 है, जो यहाँ पर 180 है,
ये एक ही रेखा है, आपको ये भी याद रखना है, ये कहो या एक कहो, एक ही रेखा है। जब आप ग्लोब को देखोगे तो ग्लोब पर ऐसे जाकर एक ऐसी रेखा आएगी जिसका मान 180 होगा। हम इधर से देखेंगे तो वहां भी 180, इधर से देखेंगे तो भी 180। तो ये जो है ये एक ही रेखा है। यदि हम इसको गोल कर देते हैं तो ये एक ही आएगी, कोई दो रेखा नहीं है, ठीक है। जो 180 है वो ना तो पूर्वी लिखा जाता उसके लिए, ना ही पश्चिमी लिखा जाता, और वास्तव में वो इन 360 में काउंटिंग भी उसकी नहीं होती है, गिनी नहीं जाती है। एक ही रेखा है वो, उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं, ठीक है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। अभी बताया जाएगा कैसे, ठीक है। अब इस 0 डिग्री को एक और नाम देते हैं। 0 डिग्री पर लंदन का, जो कि ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, इसका एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है ग्रीनविच, और इस ग्रीनविच से ही दुनिया का प्रधान समय लिया गया है। इस ग्रीनविच पर, यहाँ पर लंदन स्थित है, लंदन का जो ग्रीनविच शहर है वो यहाँ पर स्थित है, ठीक है। और यहीं से विश्व के सभी देशों का प्रधान समय निश्चित किया गया है। विश्व के जितने भी देश हैं सबने अपना प्रधान समय इसी लंदन से लिया है। तो भाई अक्षांश रेखाओं की संख्या हो गई, विश्वत देशांतर रेखाओं की संख्या हो गई। अब हमने अक्षांश विस्तार तो देख लिया भारत का, अब हम देशांतर विस्तार भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं ये कैसे है। तो देशांतर रेखाएं हैं, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, कहाँ काम आती है, किस समय निर्धारित करने के लिए काम आती है। अभी आपको बताया जाएगा कैसे समय निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो देशांतर मान है भारत का कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी। पूर्वी का क्या है, पूर्वी का अर्थ है ये, आपको पता भी है भारत यहाँ पे से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक है भारत का विस्तार। तो मैंने आपको बताया इस 0 डिग्री से पूरब में 180 रेखाएं हैं, 180 देशांतर रेखाएं। भाई इसका मान लो 1 डिग्री, इसका मान 2 डिग्री, इसका मान 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करके 180 डिग्री रेखाएं जो हैं, यानी कि 180 देशांतर रेखाएं हैं। कहाँ पे, 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में 180 है और 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम में 180 है। तो जब आप यहाँ से गिनती शुरू करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, तो एक ऐसी रेखा आएगी 180 तक जाने से पहले, एक ऐसी रेखा आएगी जिसका मान कितना होगा, जिसका मान होगा 68 डिग्री, जिसका मान होगा 68, यानी कि जिसकी हम आप जैसे करेंगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तो एक ऐसी आएगी इनमें जिसका मान होगा 68। उसी 68 से भारत का देशांतरीय विस्तार शुरू होता है, और 68 के बाद आप आगे गिनोगे 69, 70, 71, 72, 73, ऐसे पहुंच जाओगे आप कहाँ पे, ऐसे पहुंच जाओगे गिनते हुए 97 पे। जब आपको 97 डिग्री वाली एक रेखा आएगी, वहां तक भारत का जो विस्तार है, देशांतरीय विस्तार, वो माना जाता है। एक बार आप थोड़ा मानचित्र पर देखिए, ये वाली जो रेखा आ रही है उत्तर से दक्षिण की ओर, यही मैंने लिखा है 68। इनमें ही ऐसी एक रेखा होगी जिसका मान होगा 68। मैंने लिखा 68 डिग्री और 7 मिनट, ये भारत का वास्तविक है, लेकिन समझने के लिए हम 68वीं रेखा को गिन रहे हैं। 68वीं रेखा ये है, ऐसे करके फिर 69 आएगी, फिर 69 के बाद 70, फिर 71, फिर 72, फिर 73, और ऐसे करके पहुंच जाओगे आप यहाँ पे, जहाँ पे आपको ये दिख रहा है। यहाँ पे जो रेखा है सबसे लास्ट में, ये कौन सी है, इसका मान है 97, और वास्तविक क्या है 97 डिग्री 25 मिनट। तो यहाँ पे 68 भी गुजरेगी गुजरात से, गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है, गुजरात से गुजरेगी, और फिर 69, फिर 70, फिर 71, ऐसे करके अरुणाचल प्रदेश तक 97 उसका माना जाएगा जो अरुणाचल प्रदेश से गुजरेगी। और इसलिए भारत का जो विस्तार हो जाएगा कितना हो जाएगा, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक भारत का
देशांतरीय विस्तार है। अब जरा हम देशांतरीय विस्तार का भी अंतर निकाल लेते हैं, कितना आएगा। तो 97 डिग्री में से 97 डिग्री और 25 मिनट में से हम घटाते हैं 68 डिग्री और 7 मिनट, ठीक है। तो कितना आएगा, 25 में से 7 गए तो 18 मिनट, और 97 में से 68 जाएंगे तो ये बचेगा 29 डिग्री 18 मिनट। ये क्या आया है, ये भारत का देशांतरीय विस्तार का अंतर आया है, देशांतरीय विस्तार का अंतर आया है, देशांतरीय विस्तार का अंतर, भारत का देशांतरीय विस्तार का ये अंतर आया है, ठीक है। अब अभी आपने देखा, अब से पहले हमारा अंतर आया था कितना, अक्षांश विस्तार का, अक्षांश विस्तार का अंतर आया था हमारा कितना, वो आया था 29 डिग्री और 2 मिनट, और ये कितना आया है 29 डिग्री 18 मिनट। तो लगभग हमारा अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों का अंतर कितना है, बराबर है। कह सकते हैं हमारा जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है भारत का, यानी कि ऐसे और ऐसे लगभग समान है, थोड़ा बहुत अंतर है। लेकिन यदि हम भारत की ऐसे लंबाई देखते हैं और ऐसे लंबाई देखते हैं, उनमें बहुत अंतर है। आपने अब से पहले देखा होगा भारत की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं 3 2 1 4, ठीक है, 3 2 1 4, या फिर ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 और लास्ट में आप 4 लिख देंगे, यदि ये याद रखना है। उत्तर से दक्षिण तक आपने पहले जाना, भारत की लंबाई कितनी थी 3214, और ऐसे भारत की पश्चिम से पूर्व 2933, 3 3 लिखेंगे और 3 3 लिखेंगे, दोनों गुणा कर रहे हैं तो 2 लिख देंगे और बीच में गुणा करके लिख देंगे, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, 2933 किलोमीटर। अब आप देख रहे हैं अभी हमने दोनों का अंतर निकाला तो बराबर आ रहा है, लगभग समान है, लेकिन इनकी लंबाई में दोनों में इतना अंतर क्यों आ रहा है, इतना अंतर क्यों आ रहा है भाई। 29 डिग्री 2 मिनट भारत का अक्षांश विस्तार का अंतर है, देशांतरीय विस्तार का अंतर है 29 डिग्री 18 मिनट, लेकिन भारत की जो उत्तर से दक्षिण तक लंबाई है 3214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर। तो ये अंतर क्यों है इतना, लगभग 300 किलोमीटर का अंतर क्यों है। कहीं भी आपसे ऐसा सवाल बन रहा है कि इसका जवाब दो कि भारत में अंतर इतना क्यों है, जब अक्षांशीय विस्तार देशांतरीय विस्तार में अंतर समान है लगभग। तो इसका उत्तर ये होगा, सादा सा सवाल है, सादा सा जवाब है कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनके बीच की दूरी समान होती है, जबकि देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान न होने के कारण भारत का जो ये देशांतरीय विस्तार है, मतलब ये जो 2933 है, ये 32 से 14 से इसलिए कम है, क्योंकि ये जो इनकी जो दूरी है आप देख रहे हैं ध्रुवों पर कम है और विषुवत रेखा पर ज्यादा है। तो ये अंतर होने के कारण, इनमें समान अंतर न होने के कारण भारत के जो लंबाई और चौड़ाई है, या पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई और उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है, इसमें अंतर पाया जाता है, ठीक है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की वजह से पाया जाता है, क्योंकि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी तो समान है, परंतु देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी समान न होने के कारण ऐसा भारत में देखने को मिलता है। अब भारत का अक्षांशीय विस्तार आपने जान लिया कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, इतना अंतर है, ठीक है। लगभग हम इसको 30 लिख देते हैं, जो भारत का देशांतरीय अंतर है। भारत का देशांतरीय अंतर कितना है, लगभग 30 डिग्री। अपने पास से हमने मान लिया लगभग में 30, क्योंकि 29 डिग्री 18 मिनट है, इसको हमने 30 डिग्री मान लिया है उस समय के लिए। अब आगे आते हैं, अब भारत के मानक समय पे चर्चा करते हैं, ठीक है। भारत के मानक समय पे पहले तो आपको विश्व के मानक समय पे बता दूं कि पूरी दुनिया का मानक समय जो लिया गया है इस 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री देशांतर से लिया गया है, जो कि कहां से गुजरती है, यहाँ पे लंदन है और लंदन में एक शहर है ग्रीनविच। इस ग्रीनविच में जो भी समय हो रहा होगा वो पूरी दुनिया का प्रधान समय माना जाएगा, और यहीं से सभी देशों ने अपना समय जो है वो निश्चित कर रखा है, चाहे वो इस गोलार्ध के हों,
चाहे वो उस गोलार्ध के हो, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, सबका समय कहाँ से लिया गया है? ग्रीनविच के लंदन से लिया गया है, ठीक है, या लंदन के ग्रीनविच से लिया गया है सबका प्रधान समय। भारत का भी वहीं से लिया गया है। अब एक बात याद रखनी है, जो लंदन से या इस रेखा के पूर्व में देश होंगे उनका समय आगे होगा, ठीक है, जो इस रेखा के पूर्व में होंगे, इन देशांतरों में होंगे, उनका समय इस लंदन में जो समय होगा उससे आगे होगा, और जो देश इस 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम में होंगे उनका समय जो होगा वो इसके समय से पीछे होगा, ठीक है। जो इधर होंगे पूर्वी देशांतर में होंगे उनका समय आगे, और जो पश्चिम में होंगे उनका समय पीछे होगा। अब कितना आगे होगा कितने पीछे होगा, अब ये भी आप जान लो। कोई भी है जो हमारी पूरी पृथ्वी है, कोई भी गोला है, हमारी पृथ्वी पर कुल कितने देशांतर रेखाएं हैं? 360 देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। सूर्य को इन 360 देशांतर रेखाओं को पार करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे का समय लगता है। तो 24 घंटे में सूर्य 360 डिग्री घूम जाता है, तो 1 घंटे में कितना घूम जाएगा? 15 डिग्री। 1 घंटे में सूर्य कितना घूम जाएगा? 15 डिग्री। यदि हमको मिनट भी निकालना पड़े तो घंटे का हम बना लेंगे मिनट, और यहाँ पे लिख देंगे 15 डिग्री, यानी कि 60 मिनट। अभी तो बात हुई है 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर, या कह सकते हैं 60 मिनट में सूर्य 15 डिग्री देशांतर घूमता है। तो सूर्य 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेगा? 4 मिनट का समय लेगा। 1 डिग्री देशांतर घूमने में सूर्य कितना समय लेगा? 4 मिनट का समय लेगा सूर्य 1 डिग्री देशांतर घूमने में। अब जिस देश का समय जितने डिग्री देशांतर पूर्व पे होगा उतना ही आगे होगा। कैसे होगा? जो पश्चिम होगा तो वो पीछे होगा। अब भारत पे आते हैं कुछ समय के लिए। भारत का जो समय लिया गया है वो इस रेखा से लिया गया है जो आपको यहाँ पे दिखाई गई है। इसका नाम क्या है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, ठीक है। भारत का जो समय निश्चित किया गया है, भारत का जो मानक समय लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है। एक बात और बता दें, ये आपको याद रखना है। हम अब इसको खत्म कर देते हैं। जो समय होते हैं, समय 2 प्रकार के होते हैं। समय 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 लोकल समय, और नंबर 2 होता है मानक समय। लोकल समय वो होता है जो आप सूर्य की छाया को देखकर लगाते हैं। मान ले कहते हैं आप अपने आप के सूर्य हमारे सर के ऊपर है तो अब इतना टाइम हो रहा है, सूर्य की परछाई यहाँ पर आ रही है तो इतना टाइम हो रहा है, तो वो हो गया आपका लोकल समय जो आपके एरिया में हो रहा है। जबकि मानक समय वो है जो आपकी सरकार के द्वारा पूरे देश में निश्चित किया गया है। मानक समय वो है, जैसे भारत का मानक समय निश्चित किया गया है। कहां से निश्चित किया गया है भारत का मानक समय? भारत का मानक समय निश्चित किया गया है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के नैनी से भारत का मानक समय जो है वो निश्चित किया गया है, ठीक है। इसी प्रकार प्रत्येक देश अपना मानक समय जो है वो निश्चित करता है। भारत का मानक समय निश्चित हुआ है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से ये 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है और इसी से भारत का मानक समय लिया गया है। अर्थात इस इलाहाबाद में जो भी समय हो रहा होगा, इलाहाबाद के नैनी में जो भी समय हो रहा होगा वो भारत का मानक समय माना जाएगा। और सभी राज्यों ने इसी से, यहाँ से ही सभी राज्यों ने, उत्तर दक्षिण और पूर्वी पश्चिम सब भारत ने अपना समय इसी समय से जो है निर्धारित कर रखा है, ठीक है। अब जो नैनी है, इलाहाबाद का जो नैनी है किस पर स्थित है? 82.5 पूर्वी देशांतर पर, ठीक है। अब सवाल आता है कि भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर से ही क्यों लिया गया है? ऐसा क्या है कि जो भारत का समय इसी से निर्धारित किया गया है? ऐसा इसलिए है कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक, ये जो देशांतरीय विस्तार है, जो हमारी 82.5 पूर्वी देशांतर है, ये भारत के बीचों बीच पड़ती है। यह कह सकते हैं 68 और 97 के लगभग बीच में पड़ता है 82।
इसलिए जो 82.5 है यहाँ से भारत का मानक समय जो है वो निर्धारित किया गया है। ठीक है, इस रेखा से निर्धारित किया गया, और ये रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ठीक है, अब भारत का मानक समय आपको पता होगा, भारत का जो मानक समय है वो कितना आगे है लंदन के टाइम से या ग्रीनविच टाइम से? तो वो आगे है 5.5 घंटे। 5.5 घंटे क्यों आगे है आप ये भी देख लीजिए। मैंने अभी आपको बताया जिन देशों का समय पूर्वी से लिया जाएगा, जो पूर्व में होंगे उनका समय आगे, जो पश्चिम में होंगे उनका समय पीछे। अभी मैंने बताया भारत का समय 82.5 पूर्वी देशांतर से है, पूर्वी आ रहा है भारत के समय में। जो भारत की मानक समय रेखा है, देशांतर समय रेखा है, उसमें पूर्वी आ रहा, तो ये तो निश्चित है कि भारत का समय आगे होगा। अब कितना आगे होगा? तो कुछ समय के लिए यहाँ आइए। पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूमती है। अब भारत का समय कितने डिग्री देशांतर से लिया गया है? 82.5 से। तो आप पहले 82.5 में भाग मत दीजिए, आप इसमें से कम कर लीजिए जो पूरा पूरा चला जाए। तो हमने दे दिया 75 डिग्री में। पृथ्वी या सूर्य 1 घंटे में कितना घूमता है? 15 डिग्री देशांतर। तो 75 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लेगा? 75 डिग्री देशांतर घूमने में समय लेगा 5 घंटे। अब 5 घंटे में सूर्य 75 डिग्री घूम जाएगा, जबकि हमें घुमाना कितना है? 82.5। तो 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है, और बचा कितना है? 75 हमारा घूम गया, तो कितना बचा? 7.5। 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है, तो 7.5 घूमने में आधा घंटा। 5 घंटे तो यहाँ तक लग जाएंगे, और 7.5 घूमने में आधा घंटा यानी 30 मिनट और लग जाएंगे। तो भारत का समय कितना आगे हो जाएगा ग्रीनविच के समय से? भारत का मानक समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटे इसलिए ही आगे है क्योंकि भारत का मानक समय जो लिया गया है वो 82.5 पूर्वी देशांतर से लिया गया है। मान लो यदि भारत का मानक समय 82.5 पूर्वी पश्चिमी देशांतर से होता, अब तो पूर्वी से है, लेकिन यही पूर्वी की जगह पे पश्चिमी देशांतर से होता तो क्या होता? भारत का मानक समय 5.5 घंटे पीछे हो जाता। ये पूर्वी से है इसलिए आगे है। यदि पश्चिम से होता तो भारत का मानक समय 5.5 घंटे पीछे हो जाता। कोई देश है जो यहाँ पर 60 डिग्री पश्चिम, उसका जो मानक समय है वो कहाँ से लिया गया? 60 डिग्री पश्चिम से लिया गया, तो उसका समय क्या होगा? 60 में 15 डिग्री का भाग दे दोगे, क्योंकि सूर्य 1 घंटे में कितना घूमता है? 15 डिग्री। तो 60 डिग्री घूमने में कितना समय लेगा? 4 घंटे। पश्चिम कह रहा है तो उसका समय लंदन के टाइम से 4 घंटे पीछे हो जाएगा। जब आप कभी ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं पढ़ेंगे विस्तार से तो बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। अभी हम केवल भारत का परिचय जान रहे हैं, तो मैं ज़्यादा डीप जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। अब ये भारत का आपने मानक समय देख लिया। अब सवाल आता है कि जो भारत की मानक समय रेखा है 82.5 पूर्वी देशांतर, ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो आप ये भी जानते रहिए भारत की मानक समय रेखा जो 82.5 पूर्वी देशांतर है ये कितने राज्यों से? 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा आता है उत्तर प्रदेश। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है भारत का मानक समय। दूसरा आता है मध्य प्रदेश, ये इनका क्रम बता रहा हूँ, ट्रिक भी बताऊंगा। मध्य प्रदेश। तीसरा आता है उड़ीसा। चौथे नंबर पे आता है छत्तीसगढ़, और 5वें नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। 5वें नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। तो इन 5 राज्यों से भारत की मानक समय रेखा गुजरती है, जिससे आप 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहते हैं। सबसे पहले गुजरती है ये उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के बाद फिर गुजरती है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के बाद फिर गुजरती है उड़ीसा से, फिर छत्तीसगढ़ से, और फिर कुछ भाग आंध्र प्रदेश से। ये वाली जो मानक समय रेखा मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी आपको ट्रिक लिखनी है, तो इसकी एक ट्रिक भी है छोटी सी, जिसको आप ट्रिक के रूप में लिखना चाहें तो यू कॉमा लिख सकते हैं, लेकिन वो क्रम नहीं है, याद रख सकते हैं यू कॉमा।